सवाल ये है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी? अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट करे और पूरी जर्नी कंप्लीट करी है तो उसका टोटल अमाउंट 7 करोड़ का हो जाता है। आप सोच रहे होंगे फंड ने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया, एक्सपोनेंशियली ग्रो भी करा, लेकिन इन्वेस्टर्स को रिटर्न क्यों नहीं मिला? क्या दिक्कत थी? इंडेक्स फंड किसके लिए सही? Who should choose what? आपको खुद से एक सिंपल सवाल, क्या आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना के लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं? हाय, क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? आजकल सभी इन्वेस्टर्स के दिमाग में सिर्फ यही सवाल चलता रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बस इसमें इन्वेस्ट करें। Why this approach makes sense? हम ये अप्रोच क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि लॉन्ग रन में ये मेथड आपको अच्छी रिटर्न्स नहीं देगा। जो बस आपको ये बोलते हैं कि आज का म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, वो गलती कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी गलती जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए करते हैं। वो मिस्टेक क्या है, आप उससे कैसे बच सकते हैं, आज हम उससे रियल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पीटर लिंच इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। Who was पीटर लिंच? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में बात करनी पड़ेगी। पीटर लिंच का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आज से। पीटर लिंच दुनिया के सबसे लेजेंडरी फंड मैनेजर में से एक माने जाते हैं। 1970 से 1980 के बीच वो वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। अगर ये बुक आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ें। ये बुक आपको इन्वेस्टिंग का फंडा बहुत सिंपल वे में समझाती है, बिना किसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के और डिफिकल्ट स्ट्रैटेजीज। ये बुक इन्वेस्टिंग को इतना इजी बना देती है कि अगर आपको फाइनेंस का जीरो नॉलेज है तो भी आप आसानी से समझ जाओ। लिंच इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग की अप्रोच सिंपल है, इन्वेस्ट करो उन कंपनीज में जो आपको समझ आती है, मतलब जो आपकी डेली लाइफ में यूज करते हैं। पर ये याद रखो कि लिंच कभी भी ये नहीं कहते कि कंपनीज के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना जरूरी नहीं। उन्होंने हमेशा बैलेंस शीट्स, रेवेन्यू मॉडल्स और कंपनी के नंबर्स को समझने पर भी फोकस करें। उनकी फिलॉसफी का असल मतलब ये था कि आप पहले अपनी आसपास की कंपनीज में इंटरेस्ट हो और फिर उनके फंडामेंटल्स को डीपली एनालाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुपरमार्केट में गए और आपने आशीर्वाद का आटा खरीदा, तो ये एक आईटीसी का प्रोडक्ट है। आप हर दिन कोलगेट टूथपेस्ट यूज करते हो, तो ये कोलगेट पैल्मोलिव का प्रोडक्ट है। आपके घर में जरूर से एचयूएल का रिन या सर्फ एक्सेल तो यूज होता ही होगा। आप बलिनो, स्विफ्ट जैसी कार भी पसंद करते हैं, तो वो मारुति की कार है। इन कंपनीज को आप जानते हो, समझते हो, और अगर आप इनके नंबर्स को एनालाइज करते हो और देखते हो कि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना सेंसिबल हो सकता है। पीटर लिंच ने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ज्वाइन करा 1977 और वहां पे मैजेलिट फंड को मैनेज करना स्टार्ट कर। जब उन्होंने स्टार्ट करा तब फंड का AUM $18 मिलियन था। 13 साल तक वो इस फंड को मैनेज कर रहे थे और जब 1990 में वो रिटायर हुए तो इस फंड का AUM $14 बिलियन से बढ़ चुका था। ये ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैजेलिट फंड ने एवरेज 29% रिटर्न दिया लिंच की लीडरशिप। अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट करे और पूरी जर्नी कंप्लीट करी है तो उसका टोटल अमाउंट 7 करोड़ का हो जाता है। इसी वजह से पीटर लिंच को दुनिया का सबसे बेस्ट फंड मैनेजर माना गया है। लेकिन एक सबसे शॉकिंग चीज थी, म्यूचुअल फंड का रिटर्न तो जबरदस्त था, लेकिन फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों ने ये पैसा नहीं बनाया। इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती, पैनिक सेलिंग, द रिटर्न गैप वी एडेड। आप सोच रहे होंगे फंड ने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया, एक्सपोनेंशियली ग्रो भी करा, लेकिन इन्वेस्टर्स को रिटर्न क्यों नहीं मिला? क्या दिक्कत थी? पीटर लिंच ने बताया था कि फंड की परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर्स के एक्चुअल रिटर्न्स में बहुत फर्क होता है। अगर आप मैजेलिट फंड का पूरा ग्रोथ चार्ट देखो तो आपको दिखेगा कि एक रेडिश ऑरेंजिश लाइन जो S&P इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स होता है, एक ब्लू लाइन होगी जो म्यूचुअल फंड की एक्चुअल परफॉर्मेंस को दिखाई है। आप अगर देखो तो मैजेलिट फंड ने मार्केट से काफी बेटर परफॉर्म करा है और पीटर लिंच ने एवरेज 29% एनुअल रिटर्न्स डिलीवर करे, जो मार्केट से काफी ज्यादा थी। क्लियर है कि फंड का परफॉर्मेंस बहुत सुपीरियर था, लेकिन जब फंड हाउस ने अपने इन्वेस्टर्स का डेटा एनालाइज करा तो ये शॉकिंग रिवलेशन बाहर आया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में या तो नेगेटिव या मिनिमल रिटर्न्स मिले। क्यों? क्योंकि वो पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैनिक सेलिंग। जब मार्केट में ड्रॉडाउन आते हैं तो इन्वेस्टर्स पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, मार्केट नीचे गिर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो में गिर जाएगा, अभी और नीचे चला गया तो, और इसी पैनिक में वो फंड बेच देते हैं।
जब मार्केट रिकवर करता है, नए ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है, तब इन्वेस्टर्स वापस एंट्री लेते हैं। मतलब जो प्रॉफिट का पार्ट होता है वो छोड़ देते हैं और सिर्फ लॉसेस उठाने का काम करते हैं। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करे हैं किसी इंडेक्स फंड और मार्केट बेयर फेज में चला गया तो आपके 1,80,000 हो सकते हैं। लेकिन अगर वही 1 लाख किसी म्यूचुअल फंड में लेता तो वो 70 से 60,000 तक भी गिर सकता है। अब यही पे तो लोग गलती कर देते हैं। वो देखते हैं कि निफ्टी सिर्फ 10% गिरा है और मेरा म्यूचुअल फंड 20%, मतलब मैंने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है, बस अब मैं ये फंड बेच के कोई और फंड ले लेता और ये फंड हॉपिंग की साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं ये फंड बहुत वॉलेटाइल है, इसको चेंज कर लेते हैं, नया फंड ले लेते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो फंड आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो कल अंडर परफॉर्म करेगा ही। पैनिक सेलिंग का एक्चुअल इम्पैक्ट स्टडीज और एनालिसिस से ये सामने आया है कि एक्चुअल फंड इन्वेस्टर फंड के एक्चुअल रिटर्न से लगभग 4% कम रिटर्न बना पाते हैं सिर्फ पुअर टाइमिंग की वजह से। मैजरिक फंड के इन्वेस्टर्स में से बहुत कम लोग पूरी साइकिल कंप्लीट कर पाए, बाकी सब ने बीच में पैनिक करके एग्जिट कर दिया, जिस वजह से उनका रिटर्न एक्चुअल रिटर्न से बहुत कम। मतलब जो इन्वेस्टर्स पेशेंस के साथ फंड में बने रहे उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिखे, लेकिन जो लोग घबरा गए, पैनिक में एग्जिट कर रहे हैं, उनको लॉस या फिर एवरेज रिटर्न ही मिले। इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है। आपने भी देखा होगा जब मार्केट क्रैश होता है सब लोग अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट लेके अपना दुख मना रहे होते हैं। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तब सब लोग नए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे होते हैं। मतलब लोग हमेशा रॉन्ग टाइमिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जब बेचना चाहिए तब खरीद रहे होते हैं और जब खरीदना चाहिए तब बेच रहे होते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो पैनिक सेलिंग और फंड हॉपिंग का साइकिल तोड़ना पड़ेगा। अब तक हमने देखा कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न और इन्वेस्टर्स का एक्चुअल रिटर्न काफी अलग हो सकता है, सिर्फ एक वजह से, वो है पैनिक सेलिंग। लेकिन सिर्फ ये एक गलती नहीं है जो लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है टॉप फंड के पीछे भागना। अगर आप 2025 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? गूगल पे सर्च करोगे बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ 2025। फिर आप किसी फाइनेंशियल पोर्टल पे जाओगे जैसे वैल्यू सर्च, ईटी नाउ, मनी कंट्रोल या फिर कोई वेबसाइट जो आपको म्यूचुअल फंड का एनालिसिस देती हो। आप देखोगे कि पिछले 1 साल में कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है और आप डिसाइड करोगे कि ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये सबसे गलत अप्रोच है। एग्जाम्पल, बेस्ट फंड टुडे नॉट टुमारो। मान लो आपने 2025 पे रिसर्च की और आपने देखा कि XYZ म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल में 60% रिटर्न दे चुका है। आप सोच रहे हो भाई ये तो जबरदस्त है, इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग थोड़ा और सोचेंगे, सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखना सही नहीं है, इसलिए वो पिछले 3 साल का रिटर्न चेक करते हैं। फिर भी आपको शायद वही फंड ऊपर दिखेगा तो आप कंफर्म हो जाओगे कि ये बेस्ट और आप इन्वेस्ट कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो फंड आज टॉप पे है क्या वो कल टॉप पे रहेगा? रियल डेटा, चेंजिंग फंड्स एंड रैंकिंग्स। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो HSBC मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस कंसिडर कर 1 ईयर रिटर्न 2.09%, 3 ईयर रिटर्न 20.18%, 6 मंथ रिटर्न -17.76%। ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि फंड परफॉर्मेंस कितना वोलेटाइल हो सकता है। जो फंड पहले टॉप परफॉर्मर था वो अब अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ये सिर्फ HSBC की ही बात नहीं है, हर साल टॉप फंड्स की रैंकिंग चेंज होती रहती है। अगर आप 2022, 2023 और 2024 का डेटा देखेंगे तो हर साल टॉप मिड कैप फंड्स चेंज होते रहते हैं। 2022 में कोई फंड नंबर 1 रहा होगा, 2023 में कोई दूसरा फंड टॉप पे आ गया, 2024 में फिर कोई और फंड लीडर बन गया। फंड हॉपिंग अ लूजिंग स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी गलत क्यों है? ये फंड रैंकिंग का साइकिल हर साल बदल रहा है। अगर आप सिर्फ फंड रैंकिंग की बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ ये कर रहे हो, जो भी टॉप पे है उस पे पैसा डाल दो, अगले साल वो नीचे चला गया तो नया टॉप फंड ढूंढो, पुराना फंड बेच के नए फंड में पैसा लगाओ। इसका रिजल्ट क्या होगा? हर बार आप नए फंड में जंप करोगे और एक्चुअल लॉन्ग टर्म रिटर्न मिस कर दोगे। जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मैजिक होता है वो तो ब्रेक हो जाएगा और फाइनली आपको या तो सिर्फ एवरेज रिटर्न मिलेगा या लॉस मिलेगा। स्टडीज दिखाती है कि फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 4% एनुअली कम मिलता है। यानी मार्केट अगर 14% रिटर्न दे रहा है तो आपको सिर्फ 10% मिलेगा, वो भी सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो। तो फिर सही तरीका क्या है? डोंट चेज रिटर्न। अब तक हमने देखा कि लोग गलतियां कैसे करते हैं, पैनिक सेलिंग, फंड हॉपिंग और सिर्फ टॉप रैंक म्यूचुअल फंड के पीछे भाग। लेकिन अब सवाल ये है कि सही अप्रोच क्या है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें? हमारा अप्रोच बहुत सिंपल है, रिटर्न्स के पीछे मत भागो,
अगर आप हर साल बेस्ट फंड ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो अगले साल अंडर परफॉर्म भी करेगा। टॉप फंड आज है लेकिन कल 10th रैंक पे भी आ सकता है। जो आज 10th पे है वो कल नंबर 1 पे भी जा सकता है। आप ये कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी। इंडेक्स फंड कंसिस्टेंट परफॉर्म। इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा ऑप्शन है? इंडेक्स फंड। क्यों? क्योंकि आपको रिटर्न्स कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको टेंशन नहीं होती कि आपका फंड आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट की साइकिल को समझ के रिलैक्स करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड्स, यानी प्रोज एंड कॉन्स। इंडेक्स फंड डिफाइंड है, लो एक्सपेंस रेशियो, मार्केट रिटर्न्स गारंटीड, नीदर मोर नॉर लेस, नो फंड मैनेजर बायस और रिस्क, सिंपल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट। इंडेक्स फंड के challenges: only market returns, no possibility of outperformance, only exposed to market downturns, no flexibility during sectoral shifts. Flexi cap की फायदे: potential to outperform the market, professional fund management, flexibility to adjust the market conditions, diversification across the market caps. Flexi cap की challenges: higher expense ratio 1 to 2%, fund manager risk may underperform in certain market conditions, more volatility possible. Historical data दिखाता है कि निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 1999 से लेकर अभी तक अप्रोक्सीमेटली 14.2 CAGR रिटर्न दिया। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स की स्पेसिफिक रिटर्न्स है 5 ईयर रिटर्न्स 14.5%, 10 ईयर रिटर्न्स 13.2%। और सबसे बड़ी बात है, इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। जैसे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.21%। रियलिटी चेक: इंडेक्स फंड आल्सो फेसेस वॉलेटिलिटी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, इंडेक्स फंड भी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ने 2022 में -22.81% रिटर्न दिया, रिसेंट 6 मंथ पीरियड में भी -9.56% रिटर्न दिया। तो ये मत समझो कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना मतलब 14% रिटर्न तो गारंटीड। मार्केट अप्स एंड डाउन्स फेस करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न स्टेबल रहेगा। अगर 14% का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न मिल रहा है तो ये एक्सीलेंट। नो स्ट्रेस, नो फंड स्विचिंग, नो अननेसेसरी कंपैरिजन। इंडेक्स फंड के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको थोड़े हाई रिटर्न्स चाहिए और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। ये क्या है? फ्लेक्सी कैप फंड्स वो होते हैं जिसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट में लार्ज कैप अच्छा रहा तो ज्यादा पैसा वहां डाल सकते हैं, और अगर स्मॉल कैप अच्छा रहा तो वहां भी फोकस कर सकते हैं। Who should choose what? इंडेक्स फंड किसके लिए सही? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो सिंप्लिसिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनके पास 10+ इयर्स का इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स जो मार्केट से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स जो लो कॉस्ट प्रेफर करते हैं। फ्लेक्सी कैप किसके लिए है? Experienced investors, those who are looking for potential outperform, investors who believe in active fund management, those who can tolerate high volatility. Conclusion: आपको क्या करना चाहिए? तो अब सवाल ये है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी? अगर आप सिर्फ रिटर्न्स देख के म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। आप हमेशा सोचोगे क्या मैंने सही फंड चूज करा है? अगर ये फंड अंडर परफॉर्म करके तो मैं क्या करूं? मार्केट गिर रहा है, अब एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करके रखो? जब तक आप सिर्फ रैंकिंग और परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे तब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। थिंक लॉन्ग टर्म, स्टे कंसिस्टेंट। इन्वेस्टमेंट में सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो एक क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बने। इंडेक्स फंड या सेलेक्टेड फ्लेक्सी कैप फंड्स में रेगुलर इन्वेस्ट करो। एसआईपी को प्रायोरिटाइज करो। मार्केट टाइमिंग्स की जगह रेगुलर इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म हॉराइजन रखो, कम से कम 7 से 9 साल की प्लानिंग करो। इमोशंस को दूर रखो, मार्केट अप्स एंड डाउन्स में पैनिक मत। डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करो, ऑल एग्स इन वन बास्केट में फोकस मत करो। अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल्स, मार्केट हमेशा साइकिल में चलती है, कभी बुल फेज रहेगा तो कभी बेयर, कभी सेक्टर्स रोटेट करेंगे तो कभी कोई एक सेक्टर आउट परफॉर्म भी करेगा। इससे भी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप मार्केट साइकिल को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और अपने इमोशंस को कितना अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। फाइनल क्वेश्चन, आर यू रेडी? आपको खुद से एक सिंपल सवाल पूछना, क्या आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना के लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हो? अगर आपको हर बार फंड स्विच करने की आदत है तो आप हमेशा अंडर परफॉर्मेंस फेस करो। अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करोगे तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। हमारा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, या तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो, या फिर क्वालिटी फ्लेक्सी कैप में एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करो। दोनों केसेस में आपको मार्केट की अप्स एंड डाउन्स की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है।
रिमेंबर, इन्वेस्टिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। लॉन्ग टर्म सोचिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करिए।